समझना चाहेंगे एक अंकल का दिमाग और एक युवा, एक जेनजी के दिमाग में क्या फ़र्क होता है? 60 बरस की बड़े बड़े घर की महिलाएं कार को पार्किंग में खड़ी होके 6-6 8-8 इंच की सिगरेट मुंह में लगा के घूम रही हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है, उन्हें शिक्षा की चिंता है। डॉक्टर बीजे केसी एक न्यूरो साइंटिस्ट हुए हैं जिनका काम बताता है कि एक किशोर या फिर युवा के दिमाग में 2 इम्पोर्टेंट सिस्टम होते हैं और ये दोनों सिस्टम एक ही स्पीड से मैच्योर नहीं होते हैं। रिवॉर्ड और इमोशन वाला लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से चालू हो जाता है और जल्दी से जैसे किसी ने एक्सेलरेटर पर पाँव धर दिया हो, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो सतर्क या बुजुर्ग या अंकल टेंडेंसी का होता है, जो रिस्क को तोलता है, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है और धीरे से ये कहता है कि अरे रुक जा बेटा, खतरा है। वो लगभग लगभग 25 साल तक जाकर के परिपक्व होता है। और अंकल लोग फिर ये कहने लग जाते हैं कि युवा तो ना समझ है, इम्पल्सिव है, बेवजह रिस्क लेते हैं। लेकिन नई साइंटिफिक समझ ये कहती है कि ये सिर्फ डिफेक्ट नहीं है, ये एक फीचर है। इवोल्यूशन ने शायद हर पीढ़ी के दिमाग में कुछ ऐसे सिस्टम इंस्टॉल किए हैं कि एक खास समय पर आपके कहीं से छलांग लगा देने की क्षमता या फिर नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की क्षमता, इनजस्टिस को देख करके तुरंत भड़कने की क्षमता, अथॉरिटी के सामने बिना काँपे खड़े होने की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हर इंसान बचपन से ही मिडल एज वाली कॉशंस लेकर के पैदा होगा तो समाज धीरे-धीरे फॉसिल बन जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएँगे और कुछ चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी और हमारा समाज बेहतर नहीं बनेगा। तो इसीलिए जंतर-मंतर पर जो लाठी खा रहा बच्चा है वो सिर्फ नासमझ नहीं है, वो लाखों साल का बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। नेचर ने हर जनरेशन में एक ऐसा दस्ता छोड़ा हुआ है कि जो डेंजर को थोड़ा कम सीरियसली लेता है ताकि सिविलाइजेशन में डर अपनी जड़ें ना बना ले। लेकिन ये केवल बायोलॉजी की कहानी नहीं है। ये स्टीवन पिंकर अपनी किताब द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर और एनलाइटमेंट नाउ में लंबे हिस्टोरिकल डेटा से आर्ग्यू करते हैं कि एक लंबे टाइम आर्क के अंदर में वॉयलेंस हमेशा घटा है, स्लेवरी टूटी है, महिलाओं और बच्चों के अधिकार बढ़े हैं, एम्पैथी का सर्कल फैला है और ये एम्पैथी का सर्कल एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो अभी आगे हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि पहले हमारी मॉरल चिंता हमारे फैमिली तक थी, फिर हमारे ट्राइब तक हुई, फिर हमारे नेशन तक हुई, फिर ह्यूमैनिटी तक हुई। अभी हम एनिमल्स और यहाँ तक कि वो लोग, वो जनरेशन जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, फ्यूचर जनरेशन तक हम अपना कंपैशन का जो दायरा है वो फैलाते चले जा रहे हैं। हर एक जनरेशन यही जो मॉरल बाउंड्रीज है इसके सर्कल पर पैदा होती है, उस सर्कल को थोड़ा-सा धक्का देती है, आगे बढ़ाती है और मर जाती है। अगली जनरेशन इस नई जगह पे पैदा होती है, फिर वो इस कंपैशन के सर्कल को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाती है, फिर मर जाती है। और यही कारण है कि जो चीज़ें दादा-परदादा की दुनिया में नॉर्मल हुआ करती थी, जैसे कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं से अधीनता, ब्लाइंड ओबीडियंस, हायरार्की के सामने चुप रहना, वो जेन ज़ी को शुरुआत के दिन से ही खटकना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो उस जगह पैदा हुई हैं, जहाँ पिछली जनरेशन ने धक्का मार करके चीज़ें ला कर के खड़ी की थीं। तो जब उन्होंने पैदा होकर के देखा कि भई थोड़ा-सा आगे और चलो, देखो तुम्हें आगे नहीं नज़र आ रहा है कि इन लोगों को भी अपने कंपैशन के सर्कल में इंक्लूड करना है। और यहीं से जेन ज़ी के लिए डिफ़ॉल्ट है इक्वालिटी, कंसेंट, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट, फ्यूचर के बच्चों के लिए अच्छी दुनिया, उनके लिए कोई फैंसी इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी नहीं है। बस वो पैदा हुए हैं और अपने सामने अपने कंपैशन के सर्कल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके मोरालिटी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पिछली पीढ़ी बहस करते-करते थक गई, रुक गई। मेरा हमेशा से एक ख़्याल था और इस वक़्त मैं अपनी लाइफ़ में उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास मेंटल कैपेसिटी है और हर चीज़ अवेलेबल है। और प्रोग्रेस का असली मतलब यही है कि अगला रनर वहीं से रेस शुरू करे जहाँ पिछला गिरा था। तो एवरेज लेवल पे तो हमें ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा मिलते हैं, इसलिए जहाँ पर ज़्यादातर हवा इसी लहर की चल रही होगी कि आप बच्चे अपने अच्छे और अच्छे अधिकारों को माँग कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की नज़र से, सफाई की नज़र से, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ घूमते-फिरते अंकल लोगों को तकलीफ होती है और वो पता नहीं कुछ-कुछ तो गिनाने लगते हैं। तो दस्तूर यही है कि हम सबका अंकलीकरण ज़रूर होगा। और अगर जेन ज़ी की लैंग्वेज की बात करें तो हर जनरेशन सिर्फ नए विचार नहीं लेकर के आती है, वो सोचने की नई ग्रामर तक लेकर के आती है। जहाँ पर मीडियम केवल और केवल मैसेज को कैरी नहीं करता, उसको शेप भी करता है, जिसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है मोदी जी का कल रात का वीडियो, जिसमें कि वो मुँह के पास कैमरा लगा करके और बताया होगा किसी ने उनको और उन्होंने भाइयों-बहनों नहीं कहा, उन्होंने दोस्तों नहीं कहा, उन्होंने कहा फ्रेंड्स। शायद उनको किसी ना किसी ने सजेस्ट तो किया होगा, सर हाय गाइस बोल दो सर, गाइस बोल दो गाइस।
तो मजा ही आ जाएगा। बट बहरहाल, जेंजी की भाषा में मीम्स, रील्स, आयरनी, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, इसको सुपरफिशियल बोलना एक इंटेलेक्चुअल आलस की पहचान है। एक अच्छा मीम बहुत ही कंप्रेस्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसके अंदर में आप शायद शब्दों को मार दोगे, लेकिन उसके अंदर का सटायर, उसका अंदर का फनीनेस, वो चीजें आप कभी नहीं मार पाओगे। पुरानी पीढ़ी को ये सब चाइल्डिश लगता है, लेकिन हिस्ट्री में हर बार नए मीडियम को चाइल्डिश ही कहा गया है। किताबों वाली जनरेशन ने टीवी वाली जनरेशन को हल्का बोला, रेडियो वाली जनरेशन को हल्का बोला कि सिनेमा ने इनको बिगाड़ दिया है, और देखो इनकी भाषा किस तरीके की हो गई है। फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर वो क्लासिक हो गया। जेंजी की आयरनी और ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सेंसरशिप और डर के खिलाफ एक आर्मर की तरह काम करता है। आप एक स्लोगन को जरूर बैन कर सकते हो, लेकिन उस जोक की आत्मा को नहीं मार पाएंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि चीजों को हल्का सा ह्यूमर टच दे दो, क्योंकि डर और हंसी एक ही दिल में एक ही जगह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। जिस चीज पर आप खुलकर हंस सकते हैं, वो पूरे तरीके से आप पे राज नहीं कर सकती है। आप देखें किस तरीके से बच्चे पूछ रहे हैं कि अरे आंसू गैस का पैकेट नहीं खुल रहा है आपसे। लड़कियां पूछ रही हैं, अरे आंसू गैस का पैकेट नहीं खुल रहा है आपसे, हम खोल दें। लड़के पूछ रहे हैं कि अरे बिना तैयारी के आ गए। तो जहां पर हास्यास्पद स्थिति है, वहां पर डर पूरे तरीके से बैठ नहीं पाएगा। तो उन्होंने सच में वो गुस्से, वो चीजें जो हड्डियों तक पहुंच जानी चाहिए थी, लोगों को परेशान कर देनी चाहिए थी, उन्होंने सबसे पहले उसको प्लेफुल ब्रांडिंग में तब्दील किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे, और फिर अपने मैसेज को कन्वे कर दिया। तो हर बार की तरह ये जनरेशन पुराने आइडियाज को फेंक नहीं रही है, केवल और केवल उन्हीं आइडियाज को उठा के, थोड़ा झाड़ के, थोड़ा सा इस्त्री करके, और उसमें अपनी तरफ से कुछ रंग भर के वो पहन करके घूम रही है। इस प्रोटेस्ट की एक और जो खूबसूरत बातों में से रही, वैसे जो चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जरूर, लेकिन ये गुणगान वाला वीडियो है। ये प्रोटेस्ट किसी किसी खास लीडर का इंतजार नहीं कर रहा है। दीप के हों कि ना हों, वांचुक जी स्टेज पे हों कि हॉस्पिटल में हों, भीड़ बराबर जारी है। सेल्फ अपॉइंटेड वॉलेंटियर सफाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, पंखा भी झल रहे हैं, लाइन भी बनवा रहे हैं, ह्यूमन चेन्स भी बनवा रहे हैं। तो अभी तक तो ये पूरा प्रोटेस्ट किसी भी लीडरशिप से कैद होने से तो बचा हुआ है, और खास करके पॉलिटिकल लीडरशिप से कैद होने से बचा हुआ है। इसका फायदा ये भी है कि अगर एक ही व्यक्ति लीडर है तो उसे पकड़ करके, उसे शांत करके या उसे खरीद के पूरे मूवमेंट को शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट है ही इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, तो आपको दो चार लोगों से बात करके तो आपका काम चलेगा नहीं। आपको फंडामेंटल बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे सिस्टम में, तभी कुछ चेंज आएगा, तभी प्रोटेस्ट शांत होगा। और गलती से अगर आपने इसको दबाने की कोशिश की, जो कि इन्होंने की, और तो ये बैकफायर कर जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, वीडियोस का जमाना है। अब लोगों की सिंपैथी और भी ज्यादा बढ़ करके इनके पास आएगी, और इसे बैकफायर इफेक्ट बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग दबाना चाहते हैं और उनकी तरफ से सही स्ट्रेटेजी थी कि दबा के देख लेते हैं एक बार, लेकिन अब कामयाब नहीं हुई तो दुगना प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से अब दुगना मॉरल करेज आ जाता है। वो लोग जो, हर किसी व्यक्ति के शरीर में, जहन में एक थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर किसी प्रोटेस्ट में 4 बंदे खड़े हों, आप जंतर मंतर पे गए हों, 4 लोग खड़े थे, तो आपका मन नहीं उतावला हो जाएगा कि चलो मैं इनका साथ दे देता हूँ। कुछ लोग होंगे जो एक व्यक्ति पर भी साथ दे देंगे, कुछ का 4 व्यक्ति पे, कोई 40 व्यक्ति पे, और कुछ 100 पे, कुछ 1000 पे, कुछ 10,000 पे। और ये जे शेप कर्व बनाता है, मतलब कि बहुत तेजी के साथ फैलने की इसकी क्षमता है, जो कि इस प्रोटेस्ट के साथ हुआ भी। लोगों के लेटर हाफ में लोगों के थ्रेशोल्ड बड़े एकदम से, मतलब 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो शुरुआती दिनों के अंदर में लोगों के थ्रेशोल्ड हिट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों के थ्रेशोल्ड हिट होने शुरू हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग और आने शुरू हुए, और व्यक्ति जुड़े, तो और ज्यादा थ्रेशोल्ड हिट हुआ, और लोगों को लगने लगा कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये होना चाहिए, ये सब चीजें मुझे मुझे जानना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे लोगों को, मैं जा नहीं सकता, मुझे खाना भेजना है। हर एक तरीके से लोग उससे जुड़ते चले गए, क्योंकि लोगों के जुड़ने का जो थ्रेशोल्ड है वो टूटता चला गया। और ऊपर से अगर दमन किया गया, मारा गया, और ऐसे लोगों को मारा गया जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, फिर और लोगों का भी थ्रेशोल्ड टूटेगा, और लोग इसके अंदर में शामिल होंगे। तो जब लोग लाठी खा करके भी जगह से नहीं हटते हैं, तो सत्ता की बॉडी पर चोट लगती है, और दुनिया की नज़र में, पब्लिक के इमेजिनेशन में और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पहले डंडे पड़ते थे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, आज हर डंडे की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वो डंडा पुलिस के पड़ा हो, व्यक्ति के पड़ा हो, किसी के पड़ा हो, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास। एक ऐसे है, कार्ल मैनहाइम ने लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन। कहा गया कि एक्चुअली असली जनरेशन सिर्फ बर्थ ईयर से नहीं तय हो जाती है, वो तब बनती है जब लोग अपने फॉर्मेटिव ईयर्स, जब वो बन रहे होते हैं,
जब वो स्कूल से निकल करके कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, शुरुआती दिनों में जब वो दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं, उस समय के अंदर में उनका साझा एक्सपीरियंस क्या रहता है। यानी लगभग 17 से 25 साल की जो उनकी गीली मिट्टी वाली जो उम्र है, उसमें वो शेयर्ड हिस्टोरिकल शॉक से जब गुज़रते हैं और एक साथ गुज़रते हैं, तो वो शॉक उनकी सोच पर एक फिंगरप्रिंट की तरह छप जाता है और एक जेनरेशनल कॉन्शियसनेस पैदा कर देता है कि वो, क्योंकि ये बच्चे नीट के, ये सबसे पहले कोविड से गुज़रे, स्कूल वाला इनका इनका वहाँ पे टॉर्चर हुआ, फिर नीट के एग्ज़ाम में लीक हुआ और भी प्रॉब्लम्स आई। तो ये पर्टिकुलर जनरेशन ने इतने सारे शॉक एक साथ झेले झेले, जिसकी वजह से इन लोगों को जो जो एक्सपीरियंस ये झेल रहा होगा, उसको हम एक तरीके से एक जनरेशन कंसिडर कर सकते हैं, रादर देन कि हर कोई व्यक्ति जो इस साल में पैदा हो गया वो जेनजी है। जरूरी नहीं है, कुछ मिलेनियल्स के ट्रेड भी मिल जाएंगे जेनजी वाले, और जेनजी के कुछ कुछ के ट्रेड्स मिल जाएंगे बूमर्स वाले, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि अगर लोगों ने साझा दुख सहा है अगर कोई, तो वो उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उनको एक जेनरेशन की तरह दिखा सकता है। इस बात का एक और सबूत कि ये केवल और केवल भारत की आइसोलेटेड कोई कहानी नहीं है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया और दुनिया भर में जेनजी लेड मूवमेंट जो हो रहे हैं उनको 2024 के बाद से, चाहे बांग्लादेश में हुआ स्टूडेंट का मूवमेंट, 2025 में नेपाल का मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव्स, मेडागास्कर, मोरक्को, पेरू, हर जगह प्रोटेस्ट हुए और अलग अलग देशों में लैंग्वेज अलग अलग थी, कंटेक्स्ट अलग अलग था, गवर्नमेंट अलग अलग थी, लेकिन डीएनए मिलता जुलता था कि सोशल मीडिया उसमें एक सेंट्रल पार्ट अदा करता है, वहाँ से इग्निशन प्राप्त होता है, ये लोग मीम्स बनाते हैं, इंटरनेट पे रील्स बनाते हैं, स्प्रेड करते हैं जल्दी-जल्दी, बहुत जल्दी कम्युनिटीज़ बनाते हैं, डिस्कॉर्ड पर, प्लेटफ़ॉर्म, ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। वो काम करने में जो पिछली जनरेशन को, जो मिलेनियल्स को या बूमर्स को 5-5, 7-7 साल लग जाते थे, वो लिटरली वो काम ये लोग 1 हफ्ते के अंदर में कर सकते हैं। इनके अंदर में बहुत तगड़े करिस्मेटिक लीडर की एब्सेंस भी देखने को हमें मिली और इशू बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट के करप्शन, इक्वालिटी, एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इस तरीके के मुद्दों पर ये वाली चीज़ें हुई। जेनज़ी के वैल्यू सिस्टम क्यों थोड़े से और अलग लग सकते हैं? वर्ल्ड सर्वे में ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म डेटा के अंदर में एक पैटर्न दिखता है कि जब कोई जनरेशन रिलेटिवली सिक्योर हो जाती है, यानी कि उस पे खाने के लिए है, इमीडिएटली वॉर का इतना खतरा नहीं है, तो ये एग्जिस्टेंशियल वाले क्राइसिस उसके थोड़े से खत्म होने लगते हैं और उसका सर्वाइवल से उसका उसका ध्यान सर्वाइवल से हट करके थोड़ा सेल्फ एक्सप्रेशन और वैल्यूज की तरफ खिसकता है, जिसके अंदर में फ्रीडम है, इक्वालिटी है, आइडेंटिटी है, एनवायरनमेंट है, डिग्निटी है। और ये सभी लोग इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल पर, लेडर पर बेसिकली ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जनरेशन जहां मरती है विचारों में, वहां से ये पैदा होते हैं उस पर्टिकुलर घेरे पर, देखते हैं सामने और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो जनरेशन वहाँ मरी है, तो शायद मिलेनियल्स को एनवायरनमेंट, वीगनिज़्म और एक कंसेंट, पोस्ट मैरिटल कंसेंट, ये सब नहीं चमकेगा, जितनी आसानी से इन लोगों को चमक जाएगा। और मिलेनियल्स को जितनी आइडेंटिटी आसानी से ये बात चमक गई थी कि यार इक्वालिटी तो होनी चाहिए कम से कम, मतलब कि इतना तो नहीं कर सकते भाई तुम, मतलब मैं तो वो जब ये जवान थे अपने 17 से 25 साल की उम्र में मिलेनियल वाले लोग, तब इनको कुछ चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर नज़र आ जाती थी और ऐसे उनके ऊपर वाली जनरेशंस के भी साथ हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर में लोग भुखमरी से नहीं मर रहे हैं और बेरोज़गारी नहीं है, बिल्कुल है। भारत का बेरोज़गारी भारत में बेरोज़गारी एक बहुत अहम मुद्दा है, व्हिच इज़ नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पढ़ाई या एजुकेशन के मुद्दे का एक्सटेंशन ही है बेरोज़गारी का मुद्दा। और वो माँग कर रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक बार में 50 चीज़ें नहीं माँग सकता, तो कलेक्टिवली एक चीज़ की माँग करना लॉजिकल है और ये फँस गया है ये पर्टिकुलर चीज़। लोग बोलते हैं मिल जाएँगे, तुम इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, वो एक लाइन को लेकर के, एक चेहरे को लेकर के ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाती है, 50 चीज़ों को लेकर के नहीं पकड़ पाएगी। हम जानते हैं कि एक आध पेपर तो लीक नहीं हुआ है और कब से लीक हो रहे हैं। ये माँग है उस सिस्टम के फेलियर की, कि जिसके अंदर में लोगों को प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन उनके मुँह से निकलेगा तो यही निकलेगा कि प्रधान जी का जो है हमको वो चाहिए, इस्तीफ़ा चाहिए। प्रॉब्लम केवल प्रधान जी का इस्तीफ़ा नहीं है, वो तो केवल और केवल एंकर पॉइंट हैं इस बात को पता पकड़ने के लिए कि भैया हमें बदलाव चाहिए, हमें फंडामेंटल लेवल पे बदलाव चाहिए। अब इस दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी एक्ज़िस्ट करती है, इतना खाना एक्ज़िस्ट करता है कि सभी लोगों को गारंटी के साथ अगर चीज़ें ठीक से मैनेज हो जाएँ, तो
अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य सबके लिए इंश्योर किया जा सकता है। अभी हमारे पास गोडाउन में रॉ मटेरियल की कमी है ऐसा नहीं है, हम उसको ठीक तरीके से पैकेज करके लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वो कमी है, जिसका एक छोटा सा सबसेट है ये कि उनको ठीक से कम यार फेयर चांस तो दे दो इनको। हम मैं तो वीडियो बनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरिटोक्रेसी, मेरिट के ऊपर में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी असल मेरिट नहीं है, लेकिन वहां तक तो मैं बाद में पहुंचूंगा। पहले तो यहाँ पर मेरिट के लेवल पर ही जिस व्यक्ति को एग्जाम दे करके एडमिशन मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फला फला के व्यक्ति ने पेपर लीक करा दिया और 50 लाख 1 करोड़ के अंदर में पेपर लेकर के वो बैठा हुआ वहां पर कॉलेज के अंदर में। और अलग से पूरे के पूरे नीट के माफिया तो और भी ज्यादा बुरे तरीके से भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर में, कि सरकार ने बोला कि भैया जो इस बच्चे ने टॉप किया है वो सरकारी सीट, वो 2 सीट बुक करा सकता है अपनी, तो उसने 1 सीट वो बुक करा लेता है अपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर में 5 करोड़ वाली, और एक एक अपना एम्स दिल्ली के अंदर में 1 सीट बुक करा लेता है, और फिर वो छोड़ देता है प्राइवेट वाली। और वो जब छोड़ देता है तो वो आपके किसके खाते में चली जाती है, इंस्टीट्यूट के खाते में चली जाती है, और इंस्टीट्यूट उसको 4-5 करोड़ में बेच सकता है, वो 25 लाख देगा इस टॉपर को, और खुद जो है वो सीट को 4-5 करोड़ में आसानी से बेच सकता है। इस तरीके के स्कैम्स बहुत हुआ करते थे, जैसे इस वाले स्कैम पे इन लोगों ने रोक लगाई, लेकिन इसके तरीके के 85 और स्कैम चल रहे हैं मार्केट के अंदर में। कि एनआरआई सीट है अगर, तो एनआरआई सीट को आप प्यार से नकली आपने दस्तावेज बनाए, भारत में रहता था बंदा और उसको दिखा दिया एनआरआई और उसको 5 करोड़ की सीट दे दी। तो सारे माफिया बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, भारत में एक्टिव हैं, अभी भी एक्टिव हैं, और इस चीज के इसलिए फंडामेंटल लेवल पे बदलाव चाहिए। नीट पेपर लीक हो गया, केवल एक एंकर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और ये जनरेशन अकाउंटेबिलिटी लेना जानती है, और अकाउंटेबिलिटी लेना जानती है बोल करके नहीं, कहला अकाउंटेबिलिटी लो, ये इस तरीके की हरकतें करेगी कि आप अकाउंटेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो चीजें मिलेनियल्स को लगती थी कि हाँ यार मतलब कि हम लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लेकिन जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो मिलेनियल सारे एक पद पे नहीं है, उनको चाहिए बीवी घर के अंदर में खाना बनाने वाली। मिलेनियल्स सारे, कुछ कुछ मिल जाएंगे मिलेनियल्स, लेकिन सारे मिलेनियल्स नहीं है एलजीबीटी के साथ में। द आइडिया ऑफ एलजीबीटी, उनको लगता है कि एलजीबीटी के राइट्स क्या होते हैं। मैंने एआईपीएमटी के पेपर दिए हैं जहाँ पर मेल और फीमेल केवल 2 ऑप्शन आया किया करते थे। अच्छा, पोस्ट मैरिटल कंसेंट मिलेनियल्स को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जेंजी वाले लोगों के लिए बहुत आसान है इन चीज़ों पर समझना, इन पे काम करना, इन पे बातें करना, और इसीलिए ये सो कॉल्ड जनरेशन गैप सा नजर आता है। हमने कभी नहीं सोचा अपनी अगले आने वाली जनरेशन के बारे में, लेकिन जेंजी सोचता है अगले आने वाली जनरेशन के बारे में। एंटीनेटलिज्म के नज़रिए से भी सोचता है कि ऐसे बच्चों को दुनिया में लाना भी चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, और इस नज़रिए से भी सोचता है कि क्या ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चे अगर मैं पैदा करूंगा तो मेरे को सबसे पहले जो लोग अकाउंटेबल हैं और अपने लेवल पे मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ अच्छे एनवायरनमेंट के लिए मुझे करनी चाहिए, और वो कर रहा है। मिलेनियल्स में बहुत ही नाम मात्र के लोग मिलेंगे जो कि क्लाइमेट को लेकर के अवेयर होंगे या क्लाइमेट को लेकर के वोकल होंगे। वो जेंजी में ही ज्यादातर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियस है, ये उनको जीना इस दुनिया के अंदर में, उनके बच्चे पैदा होने हैं इस दुनिया के अंदर में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जेंजी वर्स्ट नहीं, सबसे बेस्ट जनरेशन जो है वो निकल करके आ रही है इतिहास की। क्योंकि गालियां तो भैया एरिस्टोटल के और प्लेटो के जमाने से चल रही हैं कि साले किताब पढ़ते हैं बेवकूफ लोग, यहाँ रखो यहाँ, ये बोला करते थे। फिर किताब पढ़ने लगे तो बोले अरे ये तो किताब ही नहीं पढ़ते हैं बोलते ये तो टीवी देखते हैं, तो रेडियो सुनते हैं। फिर बोले कि अरे ये तो टीवी के अंदर में केबल टीवी देखते रहते हैं। फिर बोले कि अरे ये तो कंप्यूटर पे बैठा रहता है। फिर बोले अरे ये तो इंटरनेट करता रहता है। अरे ये तो मोबाइल पे बैठा रहता है। अरे ये तो फिर तो मोबाइल में इंटरनेट पे बैठा रहता है। अरे मोबाइल में इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे बैठा रहता है। फिर इसके अगले वाले लोग अरे ये तो गेम खेलता रहता है। हर जनरेशन अगले अगले से गालियां देते जा रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली हर अगली जनरेशन ऑन एन एवरेज लेवल पिछले वाले से बढ़िया ही कर रही है। हाँ, एआई की वजह से हम एक और वीडियो बनाएंगे कि एआई की वजह से क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स आई है जो हमने अभी तक नहीं देखी थी ब्रेन के लेवल पर। बेसिकली मेरा हमेशा से एक ख्याल था, और इस वक्त मैं अपनी लाइफ में उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पर मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसा भी है, और मेरे पास मेंटल कैपेसिटी है, और हर चीज़ अवेलेबल है। मेरा बैचलर के अंदर में मेरा सपना था कि मैं मेंडल के घर के बाहर जाकर के उस बगीचे के पास जाकर के वीडियो बनाऊं, न्यूटन के घर के पास जाकर के वीडियोस बनाऊं, उनकी कब्रों पे वीडियोस बनाऊं, वियना की गलियों में घूमते हुए वीडियोस बनाऊं। तो मैं जब भी कोई मेरे से बैचलर में पूछता था तो कौन सी जगह जाओगे, तो मैं वियना बोलता था। तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट वियना, और मैं
मेरे को अपना कल ही मैं गया था अपना पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। उन्होंने बोला रिन्यू कर तो देंगे, आखिरी स्टेप पे उन लोगों ने रोक दिया और बोला कि ये आधार कार्ड के अंदर में तुम्हारी फ़ोटो शक्ल से तो मिल नहीं रही है, जाओ भाग जाओ यहाँ से। और फिर मैं आधार कार्ड में फ़ोटो भी चेंज करा लिया और ये सारा काम होने में लिटरली 15 मिनट लगे सब काम होने में। मतलब मैं अच्छा, ये कहानियाँ जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट वियना के नाम से मैं चालू कर रहा हूँ। तो जो प्रोजेक्ट वियना किस लिए कि प्रोजेक्ट वियना इसलिए कि वो जो बायोलॉजी बायोलॉजी मंथली ट्यूशन है ना, उसके अंदर में मैं ये सारी अपडेट्स डालता रहूँगा कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले 1 साल के अंदर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब बनाना है। ये कोशिश करूँगा मैं कि पूरा यूरोप घूमते हुए अलग-अलग जगहों पर जाकर के जो भी बड़े से बड़ा बेहतरीन साइंटिस्ट हुआ और वहाँ पर करके वहाँ से नाम कमा करके मैं फिर भारत लौटूँगा और फिर भारत में मतलब इतना पैसा मैं इकट्ठा कर लेना चाहता हूँ बाहर जा कर के। और बाहर जा कर के मतलब कि जब मैं ये वाला कंटेंट शूट करूँगा, उस कंटेंट का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके भारत में जो जितने भी लोगों को साइंस प्राइज़ एसएस भटनागर अवार्ड मिला है, या फिर भारत के जो सर्वोच्च साइंस प्राइज़ेज़ होते हैं, या फिर भारत के पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो लोग हैं, उनके साथ इंटरव्यू करना, उनके पास पहुँच कर के उनके इंटरव्यूज़ करना। तो ये है मेरा अगला प्रोजेक्ट जो मैं करना चाहता हूँ। तो लेकिन उसका पहला जो चीज़ मुझे करना ही है और जो तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड दैट इज़ वी कॉल इट प्रोजेक्ट वियना। वियना इसलिए क्योंकि बैचलर्स में मैं हमेशा से बोलता था कि मेरे को वियना जाना है। मेरे को पता भी नहीं था ठीक से उस टाइम पर, लेकिन धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वियना का स्थान क्या है सच में विज्ञान की दुनिया में या बुद्धिजीवियों की दुनिया में। और यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ताकि फिर उसके बाद भारत, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर बायोलॉजी मंथली ट्यूशन वाले में मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, अलग से नहीं बना रहा हूँ। 2 ही टियर रहेंगे हमारे। एक बायोलॉजी मंथली ट्यूशन जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह पड़ी हुई हैं वो, और वर्कशॉप्स के अलावा मैं ये वाले वीडियोज़ या ये वाले एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करूँगा कि प्रोजेक्ट मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पासपोर्ट रिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम आई, मैं किससे लड़ा, क्यों लड़ा, ये कहानी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट वो दिन आएगा जब मैं यही कैमरा लेकर के और मे बी अगर पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो पाया तो और अच्छी चीज़ें लेकर के और ज़्यादा कैमराज़ लेकर के वहाँ पर मेंडल के घर के बाहर शूट करके आएँगे या डार्विन के घर के बाहर शूट करके आएँगे। तो सोचते हैं और फिर देखेंगे। बाकी तो मतलब इस बात से अपने आप को रोकिएगा नहीं कि आपको, क्योंकि मंथली ट्यूशन वाला उसमें पहले से ₹500 से ज़्यादा का कंटेंट पड़ा हुआ है। उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, सेक्स एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग सबकी वर्कशॉप्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो मिलते हैं अगली बार, तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।